यू तक जाओ, यू। मैम इसमें आपने जो शॉर्ट की बताई थी कंट्रोल ई से कि हम यू तक पहुंचेंगे, मतलब 4 to 5 स्टेप्स मिस कर देंगे, तो वो मेरे में हो ही नहीं रहा है, सीधे लास्ट तक पहुंचा रहा है जो नॉर्मल हम कंट्रोल प्लस एरो की करते हैं। When did I say control and E? कंट्रोल एंड ई से तो कुछ नहीं होता। मैम मैंने कंट्रोल प्लस ई प्लस एरो की किया तो वो लास्ट तक ही पहुंच गया। वो कंट्रोल एंड एरो की यूज करो ना। तो मैम ऐसे मेरा यू तक तो नॉर्मल आएगा ही नहीं। यू तक नहीं आएगा, वापस से जाओ। यू तक जाने का मतलब 2008 ईयर पे लेके आओ, 2008 जहाँ लिखा है नीचे, ईयर्स में 2008 जहाँ लिखा है। अब कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करो, फिर से करो। तो ये देख रही हो आप कुछ स्टेप्स मिस हो गए ना, अगर आप सिर्फ राइट एरो की करती तो आपको इतनी बार करना पड़ता यस मैम। है ना। अब राइट एरो यूज करके यू तक पहुंच जाओ, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है। ओके, अब क्या हुआ, 2009 पे जो बाकी था, यू कॉलम से सारा कट करके आपने 2009 पे डाल दिया। 2009 का जो डेटा है वो ऊपर देख रहे हो, फिफ्थ रो में तो 2008 ही लिखा है, यस मैम। लिखा 2008 है, बट वी नो दैट इज 2009 डेटा, राइट। दैट मीन्स जहां पे 2009 लिखा है फिफ्थ रो में, मतलब यू कॉलम में जहां पे 2009 लिखा है, March 09, यस, हियर ऑनवर्ड्स 2010 का डेटा स्टार्ट हो रहा है, ओके मैम। ठीक है। सो व्हाट यू डिड वाज, आई थिंक आपने ये 2009 का भी छोड़ दिया और 10 पे जाके आपने कट करके नेक्स्ट पे जाके पेस्ट किया, राइट। शायद यही हो गया है, तो वो आगे के ईयर्स के डाटा ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो आपने 10 को बना दिया 9, और नहीं नहीं 9 10 11, 11 को आपने बना दिया 10 और 10 को आपने ऊपर ही छोड़ दिया। आप ऊपर वाले ईयर से कंफ्यूज मत हो, आप बस ये देखो कि यू कॉलम से पिक करके आपको सारा डेटा कट करके नेक्स्ट रो में पेस्ट करना है। तो मैम जैसे कि 2010 का करना है तो मैं मार्च 2009 से कट करूँ देन फिर। हमेशा ही, यस यस, हमेशा March 2009, because once 2008 data has been separated, that means next year में 2009 का डेटा 2008 के नीचे आ रहा है, तो 2010 का डेटा 2009 के नीचे आएगा। तो फॉर एवरी ईयर 2009 के नीचे नेक्स्ट ईयर का डेटा आएगा। ठीक है मैम। तो अब क्या करोगी, रुको, ओके क्या, मैम। यस मैम। अब क्या करोगे, अब तुम्हें ये करना है, 2010 पे जाओ, नीचे जाके सेकंड कॉलम में जो है ना, सेकंड कॉलम में बी कॉलम, हाँ 2009 में तो प्रॉपर है, ठीक है, 2010 के साइड में जाओ, मतलब C9 पे जाओ, C9, यस, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की टिल द एंड, देन डाउन एरो की, नो नो नो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करे करे फिर से जाओ, नहीं, अब ऊपर वाला मिस हो गया है, लेफ्ट एरो की प्रेस करो। एक मिनट। क्या किया, 2010 का अंडू करा तो वो वैल्यूज उड़ गई। अभी अभी किया था क्या तुमने, यस मैम। हाँ, यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो उड़ क्या गई वो वैल्यूज, पिछले वाले सेल में चली, पिछली वाली रो में चली गई होंगी। यस मैम। हाँ तो ठीक है, बस हो गया, यही करवा रही थी मैं। आप 2000, हाँ, अब यू कॉलम से हमेशा कट करके और नेक्स्ट में पेस्ट करो, अब यहाँ से मैं कट कर दूँ ना। कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो की, एक बार लेफ्ट, एंटर, फिर
राइट कंट्रोल एंड राइट एरो की से यू पे जाओ. रिदम प्लीज म्यूट योर माइक. मैम रिपीट कर दीजिए, फिर से जाऊँ. कंट्रोल एंड राइट एरो की. हाँ अब यू, ठीक है यू पे जाओ. हाँ अब फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल एक्स नेक्स्ट रो में. हाँ ओके ठीक है, मैम. हो जाएगा. यस मैम. नाउ स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. थैंक यू मैम. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Good ma'am. evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. ओके कल की क्लास में या अभी तक एक्सेल की क्लास में किसी को कुछ डाउट? अभी तक एक्सेल में जो सीखा है किसी को कुछ पूछना है? नो मैम. Okay, so today we'll learn how to do calculations on Excel. Okay, जब भी हमें Excel से कैलकुलेशन करानी है तो हमें इक्वल्स टू साइन डालना ही पड़ेगा. ठीक है, जब हम इक्वल टू साइन पुट करते हैं उसके बाद एक्सेल को समझ में आता है दैट इट इज सपोज टू सॉल्व इट. So if I write 2 plus 5, it will consider it as text. वो 2 plus 5 ही दिखा देगा. But if I write equal to 2 plus 5, वो उसका आंसर हमें दे देगा. ठीक है, so whenever you want answers, whenever you want certain calculations to be done, you have to always write, you have to always start your expression with an equals to sign and then write whatever needs to be solved. तो प्लस माइनस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, ये चारों साइन हमारे पास, ये चारों सिंबल्स हमारे पास कीबोर्ड पे अवेलेबल है. तो कुछ भी अगर हमें करना है तो ऑल वी हैव टू डू इज इक्वल टू एंड देन विच एवर कैलकुलेशन इज टू बी डन. तो इक्वल टू 10 into 457. तो वी ऑल नो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन कहाँ पे हैं? कीबोर्ड पे. यस मैम. तो अच्छा अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो सेल में हमें आंसर दिखाई देगा 7 and 4570, राइट. बट इसमें है क्या, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, ये ऊपर फॉर्मूला बार में हमें दिखाई देता है. ठीक है, मतलब हमने लिखा क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन जिसको सॉल्व करके आंसर आया. ऑलराइट, नाउ and the other way is कि you can press F2 key on your keyboard. अगर लैपटॉप है, लैपटॉप पे डायरेक्ट F2 की नहीं चलती होगी तो FN एक फंक्शन की होगी. FN होती है फॉर यूजिंग फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12, F1, F2, F3, F till F12. If you do not have a direct option, then there is a function key, FN key. You have to press that key, FN key, and then any of the function keys. Are you people getting it? So if you want to see the contents of a cell, you can press F2 or you can double click on that cell. मैम एक बार रिपीट कर दो. The cell shows us the answers and formula bar shows us the expressions on which calculation is done. All right, if you want to see the expression in the cell itself, you have to either double click using your mouse, or what you can do is press F2 key on your keyboards. All right, now if you are using laptops, then some laptops give the option of directly using the function keys. What are the function keys? F1, F2, F3, F4 up till F12. You can directly press the key and it's done. In some laptops, you have to press FN, function key first, and then press F2.
That means, I mean together. You have to keep FN key pressed and press F2 simultaneously. All right, this way contents of the cell are visible. ठीक है, so this is one way. Second way of calculations, सेकंड सबको पता है ना, ये साइन मल्टीप्लाई का कहाँ होता है, 8 के ऊपर होता है, तो उसको हम शिफ्ट एंड 8 प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई का साइन प्रेस हो जाएगा. डिवाइड का साइन इज दिस वन. दिस वन डैश. ये ढूंढ लो अपने लैपटॉप्स पे कहाँ, अपने कीबोर्ड्स पे कहाँ है. अच्छा देखो, sometimes you want to write some symbol as text. ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये स्लैश डिवाइड वाला साइन लिखने की कोशिश की, बट उस स्लैश इज अ शॉर्टकट फॉर समथिंग. It's a shortcut for something. So as I press this slash, as I press this divide symbol, ये ऊपर कुछ लिखा आ रहा है 1 2 F H N. The shortcuts are written there. तो अगर मुझे वो दिखाना है तो I want Excel to use this to show this symbol as text. तो किसी भी चीज को अगर टेक्स्ट फॉर्म में दिखाना है तो उसका तरीका होता है कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. तो डबल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब एक्सेल के लिए कि ये जैसा है वैसा ही वो दिखाएगा. ठीक है. अच्छा, सो आई वाज सेइंग कि अनदर मेथड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशंस इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्वल टू 2 and 5, you already have data 2 and 5 and you want to add these two. How we do is we'll always start with equal to, then we'll select the first cell containing the first value, write plus, and then select the second cell. Press enter. सबने देख लिया? Yes, ma'am. अब हम ये सेल्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इक्वल टू लिखने के बाद हम माउस यूज करके सेल्स पे क्लिक कर सकते हैं. सो वी कैन क्लिक ऑन E2, देन टाइप प्लस एंड देन क्लिक ऑन E3. और द अदर ऑप्शन दैट इज मोर कन्वीनियंट इज you write equal to and using your arrow keys itself, you go to the required cell, write plus, then the second cell using arrow keys. Ma'am, by pressing only arrow keys? हाँ. Okay, ma'am. Okay, so this concept of not writing the numbers and giving the reference of the cell in which the value is written is called cell referencing. It's called cell referencing. इसका फायदा क्या होता है? हम अब से, now that we have learned this thing called cell referencing, from now on we will always use cell referencing and we will never write the values on our own. ठीक है? Why? We will see अगर so there are, ठीक है, suppose we have marks of some students, student A, student B, student C. Their marks in Hindi, their marks in computers, 75, 85, 90. ठीक है, अगर मेरे को इन सब स्टूडेंट्स के मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स ऐड करने, so for the first student what I will do is equal to,
I4 प्लस J4, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट एरो की से मैंने एक एक करके दोनों सेल सिलेक्ट कर लिए। ओके, इसके बाद बाकी स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट नीड टू राइट द फॉर्मूला अगेन. व्हाट आई नीड टू डू इज copy that cell and paste it in the next two cells. Copy that cell and paste it in the next two cells. Or second option is use the fill handle. I hope everybody remembers what's a fill handle. The black plus sign, use the fill handle and drag it. This means the first formula will be copied in the next two cells as well. All right, now मुझे ना आज की क्लास में कुछ नहीं पता चल रहा कि किस स्टूडेंट को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज सिंस आज मैंने बोला नहीं तो एक ने भी कैमरा ऑन नहीं किया, तो एक को भी आज अटेंडेंस नहीं मिलेगी. आप लोग अब के बाद अगर आप क्लास में हैं तो आप अपने सिर्फ पढ़ने की इच्छा से हैं. ऑनेस्टली मैं आज अटेंडेंस किसी को नहीं देने वाली. अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पढ़ने की इच्छा से रुकना चाहते हो तो यू मोस्ट वेलकम. अटेंडेंस बट नहीं मिलेगी, ठीक है. अच्छा, so this is the most important concept in Excel called cell referencing. हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं और जितनी बार भी हमें सेम फॉर्मूला चाहिए हम या तो फिल हैंडल से उसे ड्रैग कर देते हैं या हम फॉर्मूला को कॉपी करके रिक्वायर्ड सेल्स में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. कॉपी करने का शॉर्टकट Ctrl+C. फिर क्या किया मैंने, देखो ध्यान से देखना क्या क्या किया मैंने, स्टेप्स देखो. यहाँ फर्स्ट सेल में कॉपी किया, शिफ्ट एंड डाउन एरो कीज यूज करके नेक्स्ट टू सेल्स को सिलेक्ट किया. व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज स्टेप्स, ताकि हम माउस के यूज को मिनिमाइज करें और अपना काम हम जल्दी जल्दी कर पाए, ठीक है. तो फर्स्ट सेल को कॉपी किया Ctrl+C, शिफ्ट एंड डाउन एरो की से नेक्स्ट टू सेल्स को सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली एंटर. रिमेंबर आई टोल्ड यू एक्सेल में एंटर मीन्स पेस्ट, ठीक है. यस मैम. साथ साथ में सब आई होप ट्राई करके देख रहे हैं. यस मैम. यस मैम. ओके, सेल रेफरेंसिंग क्या है, ध्यान से बिल्कुल समझना कि जिस सेल में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके रेफरेंस में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेल. ऑलराइट, सो फर्स्ट सेल में जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखा उसमें मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, टू ऐड द वैल्यूज ऑफ द सेल विच इज राइट नेक्स्ट टू इट एंड द वन विच इज नेक्स्ट टू दैट वन. समझ में आ रहा है, पोजीशन समझो, वो उसके लेफ्ट वाला और उसके लेफ्ट वाला उन दोनों सेल्स को ऐड करने को मैंने उसे बोला, राइट. तो नाउ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ड्रैग करके ही काम करेगा. अगर मैं इसे कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर दूं, कहीं पे भी, तो वो हर बार यही करेगा. वो अपने से लेफ्ट वाला सेल और उससे लेफ्ट वाला सेल उन दोनों पे वो एडिशन कर देगा, वो फॉर्मूला लगा देगा. अंडरस्टूड, ठीक है. दिस वाज एन इजी एग्जांपल, लेफ्ट और लेफ्ट. तो दिस इज सेल रेफरेंसिंग. कहीं पे भी हो, एक टॉप पे हो एक बॉटम पे हो, तो वो उनको भी वही करेगा. मतलब जैसे हमें किसी चीज में, ओके, सो देयर आर से शेयर प्राइजेस. शेयर प्राइजेस हैं, डेली बेसिस के शेयर प्राइजेस हैं. 1 अगस्त 2021, 2 अगस्त 2021, ठीक है. Now if I want to find out difference in the daily difference in the share price, ठीक है,
दैट मीन्स कितना चेंज आया प्राइस में। तो सेकेंड डे पे कितना चेंज आया, इक्वल्स टू 82 माइनस 80, 2 रुपीज का चेंज आया। ठीक है, नाउ इफ आई सिंपली कॉपी इट टू द नेक्स्ट सेल, तो नेक्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, अपने से लेफ्ट वाला सेल और उससे ऊपर वाला सेल। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से जैसे हम नीचे नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो वो भी नीचे नीचे शिफ्ट होता जाएगा। वाई? बिकॉज उसे हमेशा अपने रेफरेंस में देखना है, अपने से लेफ्ट वाला सेल और ऊपर वाला सेल। This is called relative cell referencing. This is called relative cell referencing. Suppose मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ I have an organization, a business, and I have some employees जिनकी मेरे को टैक्स कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इन एम्प्लॉइज का मेरे पास नेट इनकम है, नेट इनकम। राइट, नाउ इनकम टैक्स इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, लेट्स अज्यूम इनकम टैक्स हैज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10%. And I need to calculate income tax of all of these employees. All right, income tax rate is 10%. अब मैं क्या करूँगी, क्या कर सकते हैं हम, equal to 10,000 into this 10%. Right, this is what we will do. But what do you think if I will copy this formula in the next cell? तो क्या होगा, सोचकर बताओ, बिना सॉल्व किए सोचकर बताओ क्या होगा सेल की पोजीशन को देखकर। यस मैम, बिकॉज ऑफ द पोजीशन आई थिंक इट विल शो एन एरर, बिकॉज नेक्स्ट सेल में 20,000 इनटू इनकम टैक्स वाली सेल हो जाएगी। परफेक्ट निमिषा, परफेक्ट। क्या होगा अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं या कॉपी करके नेक्स्ट सेल में लेकर आऊं, तो नेक्स्ट सेल में क्या होगा, उसने क्या किया, अपने से लेफ्ट वाला सेल एंड देन अपने से ऊपर वाला सेल, उसमें क्या लिखा है, इनकम टैक्स। वो तो कोई कुछ नंबर तो है नहीं जो मल्टीप्लाई कर पाए, तो क्या आगे हमारे पास एक एरर आ गया, वैल्यू एरर। ठीक है, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें वन वैल्यू इज कॉमन इन ऑल द कैलकुलेशन, ठीक है, तो हम उस वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ऑलराइट, हाउ डू वी फिक्स दैट वैल्यू? जो ये J9 जब मैंने सिलेक्ट किया, उस J9 पे कहीं पे भी रखकर F4 प्रेस करना है। F4 अगर डायरेक्टली हो सकता है तो डायरेक्टली नहीं हो सकता तो फंक्शन एन F4। हो गया? इससे क्या होगा, जो सेल का एड्रेस है J9, उससे दोनों से पहले, J से भी पहले और 9 से भी पहले डॉलर साइन बन के आ गया। डॉलर मतलब फिक्सिंग, फिक्स हो गया। J कॉलम फिक्स हो गया एंड 9th रो फिक्स हो गई। तो J9 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू फिक्स हो गई। ठीक है, तो ईदर वी कैन प्रेस F4 और इफ यू डोंट बाय चांस यू फॉरगेट कि वो कौन सी की है, तो आप दोनों से पहले खुद डॉलर साइन डाल सकते हो। डॉलर साइन कहाँ होता है, 4 के ऊपर होता है। ठीक है, डॉलर साइन कहाँ पर होता है? 4 के ऊपर, ऊपर की अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स के ऊपर जो नंबर्स है ना 4, उसके ऊपर देखो। हाँ मैम, मिल गया। हाउ डू वी यूज देम? यूजिंग शिफ्ट की। किसी एक के ऊपर जो दूसरी वैल्यू होती है उसको यूज करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करनी होती है। ओके, सो वन शिफ्ट की और 4 दबा दे, प्रेस कर दे एक साथ। So once this is done, now if we will
drag, if we will copy the formula everywhere, तो क्या होगा कि J9 तो फिक्स हो गया, बट ये वाला जो था I11 से I12 से I13 हो गया। क्या हार्दिक? हम जब मैनुअली डॉलर डाल रहे हैं तो एरर आ रहा है। दिखाओ। दोनों से पहले डाला है, जे से भी पहले और 9 से भी पहले। मैंने इसको डाला, इसको सेलेक्ट किया, मैंने डॉलर डाला, सॉरी डॉलर डाला और इसको सेलेक्ट। डॉलर के बाद आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं, या तो पहले सिलेक्ट करोगे या तो अपने आप लिखो $F$5, सॉरी 4। यस मैम। $F, डॉलर लिख दिया, अब F लिखो, डॉलर डालो, फिर से नहीं, डॉलर कहाँ गया, फिर से डॉलर लिखो, $4, डॉलर के बाद 4 एंटर। हो गया, बाकी सबका हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. So you all understand relative cell referencing, absolute cell referencing, ठीक है? Third is mixed cell referencing. Mixed cell referencing, उसमें क्या होगा कि if you want to fix either a column or a row, not both, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। For example, सपोज नेक्स्ट हमें कुछ कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट करना है, 5% उन्हें अपनी इनकम का कंट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो वही है कि हम इनकम वाला सेल सिलेक्ट करें, 5% लें, उसे फिक्स कर दें एंड देन वी ड्रैग इट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दैट आई डू समथिंग, आई मेक सम चेंजेस इन दिस फॉर्मूला इटसेल्फ, सो दैट इफ आई जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट फॉर्मूला इन द नेक्स्ट कॉलम ऑल्सो, तब भी मेरे आंसर्स आ जाए। अब देखो, सोचो, अगर मैं अभी इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करती हूँ तो क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, एक तो क्या क्या हो रहा है, एक तो हमारी नेट इनकम से मूव करके वो इनकम टैक्स पे पहुंच गया, ठीक है, मैंने राइट में किया था तो वो राइट में शिफ्ट हो गया, मतलब इनकम के लिए उसने क्या किया था, अपने वाले सेल से लेफ्ट वाला सेल, तो पीएफ के लिए उसने क्या किया, अपने वाले सेल से लेफ्ट वाला सेल, एंड लेफ्ट वाले सेल में क्या है, इनकम टैक्स, ठीक है। सेकेंडली क्या हुआ, 10% सिंस वी फिक्स, तो 10% का 10% रहा, राइट। बट अगर सोचो, अगर हम 10% फिक्स नहीं करते तब क्या होता, 10% से वो मूव करके 5% हो जाता है ना, हो जाता ना मूव करके, तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग फॉर अस। बट अगर हम फिक्स नहीं करते तो वो नीचे नीचे जाके मूव हो जाता। तो हमारे पास एक क्या ऑप्शन है, हम 10% में ये क्या है, रो को फिक्स ना करें, कॉलम को फिक्स ना करें, जे कॉलम को फिक्स ना करें और सिर्फ रो को फिक्स कर दें। डे 9 में जो रेफरेंस है वो दो चीजों का है ना, कॉलम भी है उसमें, रो का भी है, किसी भी सेल का नेम में दो चीजें आती हैं, कॉलम एंड रो। अगर मैं जे को फिक्स नहीं करूंगी, 9 को फिक्स करूंगी, तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। क्यों, इससे क्या होगा, जब मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करती जाऊंगी तो सिंस 9th रो इज फिक्स्ड, तो नीचे नीचे वो मूव नहीं होगा। बट जब मैं राइट में जाऊंगी
तो सिंस जे कॉलम इज नॉट फिक्स तो वो कॉलम जे से शिफ्ट होके के पे चला जाएगा। अंडरस्टूड? इससे क्या होगा, एक फॉर्मूला लिखकर ही मेरी 6 वैल्यूज इकट्ठे आ जाएंगी। ठीक है, प्लीज रिपीट। सेकंड, ओके ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई वॉन्ट कि जब मैं यहाँ से नीचे कॉपी करूं तब क्या हो कि ये जो 10% है वो मूव होके नेक्स्ट रो पे ना जाए। दैट मीन्स आई वॉन्ट माई रो टू बी फिक्स्ड। ठीक है, बट when I copy from J column to K column, I want the percentage to change from 10% to 5%. That means I want that column should not be fixed so that as I move on to the next and next column, वो अपने आप ही वैल्यू चेंज होती जाए। तो फॉर दिस रीजन हमने रो को तो फिक्स कर दिया, और रो का रेफरेंस क्या है, यहाँ पे रो का नेम क्या है, 9th रो है, और कॉलम क्या है, jth कॉलम है। सो 9th रो को फिक्स करने के लिए हमने 9 से पहले डॉलर लगा दिया, बट जे कॉलम को हमें फिक्स नहीं करना है, इसलिए हमने जे से पहले के डॉलर को हटा दिया। ओके मैम। ठीक है, सेकेंडली अब मैं इसे जब कॉपी करके नीचे नीचे जा रही हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला सही है, 10% और इनकम हो रहा है। बट अगर मैं अभी भी इसे कॉपी करके नेक्स्ट में जाऊंगी तब क्या हो रहा है, 10% से 5% एक चीज तो क्लियर हो गई, बट दूसरी चीज क्या है, इनकम। इनकम से वो इनकम टैक्स ले रहा है, इनकम की जगह इनकम टैक्स ले रहा है। अब खुद सोच के बताओ कि हमें यहाँ पे क्या फिक्स करना चाहिए, क्या नहीं फिक्स करना चाहिए, so that when I move from income tax to PF, net income should remain net income. That should not move to income tax. मैम n फिक्स कर सकते हैं। मैम आई कॉलम फिक्स करेंगे फर्स्ट सेल रेफरेंस। मेरी स्लाइड में n था, मैम की स्लाइड में i कॉलम फिक्स करेंगे। I फिक्स कर देंगे एंड 11 फिक्स नहीं करेंगे, राइट। तो I से पहले मैं एक डॉलर साइन डाल रही हूँ और 11 से पहले हम नहीं डालेंगे। अब क्या करेंगे, इकट्ठा 6 में किया और सारे आंसर्स हमारे आ गए। आई फिक्स करने से क्या हुआ, एज वी मूव टू द राइट इन नेक्स्ट कॉलम, वो कॉलम शिफ्ट नहीं हुआ, बट एज सिंस हमने रो फिक्स नहीं की तो एज वी मूव टू नेक्स्ट इन नेक्स्ट रो तो हमारी रो भी शिफ्ट होती गई। ठीक है, सबको समझ आया? कैसे करेंगे? कोई कुछ पूछ रहा है, फिर से बोलो। मैम जैसे हमने जितने भी उसमें हमने अपना फॉर्मूला डाला तो अब उसे आगे वाले से 5% वाला के वाला जो है रो कॉलम, उसमें कॉलम, हाँ के वाला जो कॉलम है उसमें कैसे इसको पेस्ट करेंगे? ओके, उसमें पेस्ट कैसे करेंगे? तो आई हैव दिस वन वैल्यू, या तो हम इसको ड्रैग कर दें एंड while all 3 of them are selected इसको राइट में भी ड्रैग कर दें। ओके ओके। और एक वैल्यू को कॉपी किया, शिफ्ट राइट एरो की से नेक्स्ट सेल सिलेक्ट किया, शिफ्ट डाउन एरो की से नीचे वाले भी सारे सेल सिलेक्ट किए एंड एंटर। ओके मैम। आई होप ये सबको समझ में आया है, नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो, वन थिंग। सेकेंडली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, जो हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे उनमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट तो यूज आएगा, बट मिक्स्ड को हम वी कैन अवॉइड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वी कैन अवॉइड, बट इट्स बेटर, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, एक्सेल में तुम जितना सीख लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे करियर के लिए बाद में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कैन वी मूव ऑन नाउ, या किसी को कुछ पूछना है? डन, ओके। अब हम क्या करेंगे, ओके देखो
बेसिक कैलकुलेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हम कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बट उससे ज़्यादा अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए एक्सेल ने हमें फंक्शंस बना के दिए हैं, फंक्शंस दिए हैं बहुत सारे, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दोज फंक्शंस, वन मोर थिंग, अगर ना अगर जैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की कैलकुलेशंस करनी है तो उसमें क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तो से इफ इक्वल्स टू 10 into 14 डिवाइडेड बाय 7, अगर हमें ये करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ वो पहले सॉल्व करे। तो इफ आई वांट 10 into 14 first, so I will have to write it in brackets. जो चीज हम ब्रैकेट में लिखेंगे वो पहले सॉल्व कर देगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द फॉर्मूलाज, फंक्शंस। फंक्शंस के लिए एक तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज टैब है। फॉर्मूलाज टैब में सारे जो भी फंक्शंस हैं वो कैटेगराइज हुए हैं, financial functions, logical functions, text functions, date and time functions, lookup and reference, math and trig, more functions, ठीक है। more functions पे you have many more type of functions, ठीक है। this is one way if whenever we want to, so suppose हमें simple add करना है तो हम क्या करेंगे, math and trig में जाके add का it is sum, add का function is sum, sum, तो math and trig पे जाके सम, ठीक है। जैसे हमने कोई फंक्शन इंसर्ट किया तो उससे रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स आ गया, उस डायलॉग बॉक्स में आर्ग्यूमेंट्स आ गए, इन्हें बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। द रिक्वायर्ड इनपुट्स आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो इस फंक्शन के डायलॉग बॉक्स में एक तो हमें दिया होता है कि ये फंक्शन किस काम का है। अब जैसे सम है, ये तो बहुत इजी है, हमें पता है कि सम कैसे कर सकते हैं। यस रिदम, मैम डायलॉग बॉक्स isn't visible जैसे पॉपअप होगा ना वो, राइट? पॉपअप नहीं विजिबल। व्हाट इफ आई शेयर माय एंटायर स्क्रीन, तब मैम तब आ जाएगा। अब दिख रहा है? यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सम फंक्शन तो इजी है, हमें पता है सम क्या करता है, ऐड करता है। बट बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमें उनकी यूटिलिटी नहीं पता। तो हम जैसे ही उसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो उसमें यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो कोई भी फंक्शन है उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ मिल जाएगा। बिसाइड्स, अब यहाँ ये क्या है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या क्या हैं। तो जो इजी है, हमें समझ में आ रहे हैं, वेल एंड गुड। कोई फंक्शन ऐसा है जो हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करके उससे रिलेटेड डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। विद एग्जाम्पल सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ होगा उसमें अबाउट दैट फंक्शन। अब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे हम उन पे क्लिक करेंगे या जो भी आर्ग्यूमेंट सिलेक्टेड होगा, लाइक राइट नाउ नंबर 1 इज हाईलाइटेड, दैट इज सिलेक्टेड, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे आ जाएगा। सम में, एज आई एम अगेन सेइंग, कि सम में बहुत आसान है। सम में हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर को ऐड करना है, तो हमें जो नंबर देने हैं वो हम दे सकते हैं, तो उसका हमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बट सपोज हमें लोन के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो इंटरेस्ट के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा, टाइम पीरियड चाहिए होगा। तो वो जरूरी थोड़ी ना कि हमें एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड गिवन है, नो, उसका कुछ और नाम हो सकता है। तो वो यहाँ पे हमें गिवन होंगे, तो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड नीचे आर्ग्यूमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा आ जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाएगा टू अंडरस्टैंड कि हमें डालना क्या है, हमें इनपुट देना क्या है। ऑलराइट, अब सम फंक्शन में सपोज मुझे ये इनकम टैक्स को ऐड करना है, तो नंबर 1 में फर्स्ट इनकम टैक्स, नंबर 2 में सेकंड,
नंबर 3 में थर्ड, click OK, you get the answer. This is one way which we will almost never use. What we will actually use is, we'll write sum on our own. So equal to sum, bracket open. तो हर फॉर्मूला लिखने का यही तरीका है, that we start with an equal to sign, we give the name of the function. The name of the function here is sum, and then we start a bracket. Whenever we start a bracket, तो उससे पता चल गया कि हमें now we have to give the arguments. अब वो नीचे नंबर 1 नंबर 2 नीचे दिखाई दे रहा है, वो क्या बता रहा है कि ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आपको इनपुट देना है यहाँ पे, ठीक है। अब जो दिख रहा है ना ये नीचे मेरा नंबर 1 और नंबर 2 सम के बाद, यस मैम। अब ये आर्ग्यूमेंट्स में देखो कि नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके बाद नंबर 2 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में। एनी आर्ग्यूमेंट दैट इज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट. इवन इफ यू डोंट गिव द इनपुट फॉर दैट आर्ग्यूमेंट, यू विल स्टिल गेट एन आंसर. ऑलराइट, व्हाट डज दिस मीन? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर सिलेक्ट करूँ तब भी वो मुझे आंसर दे देगा. क्या देगा? वो सेम नंबर. सम ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक से ज्यादा का सम करना है, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन एंड आई विल गिव द रेंज. आई विल सिलेक्ट द सेल्स जिनका मुझे सम करना है. या फिर हम डायरेक्टली लिख भी सकते थे J11 कोलन J13, तो J11 टू J13 सबका सम कर देगा. ठीक है. सपोज मुझे इन दोनों का सम करना है, तो मतलब जितना, इट डजंट मैटर वो रो में है कॉलम में, कहाँ है वो डेटा, इट डजंट मैटर. जो भी आपको चाहिए वो सारी रेंज आप सिलेक्ट करो. क्लोज द ब्रैकेट. क्लोज द ब्रैकेट वंस यू हैव गिवन ऑल द आर्ग्यूमेंट्स. प्रेस एंटर. ठीक है. तो फर्स्ट way was going to formulas tab, select a function from these categories, fill in the details in the dialog box that appears, and then you will get the answer. Second option is you directly write the function on your own. On the basis of the arguments required, give the required inputs within the brackets, press enter, you will get the answer. ठीक है. Now say even while doing this you are confused and you need help on this function, तो आप ये fx पे क्लिक करो, तो जो आप फंक्शन पे काम कर रहे हो उसी का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. कहाँ से खुला? ये जिस सेल पे आप, जिस फंक्शन पे आप काम कर रहे हो, फंक्शन बार में, फॉर्मूला बार में fx जो लिखा है लेफ्ट में, उस पे क्लिक करो, उससे उसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. इफ यू नीड सम डिटेल्स, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस आर्ग्यूमेंट में क्या देना है, ठीक है, तो 2 ऑप्शंस ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ द गिवन वैल्यूज. थर्ड ऑप्शन वी ऑलरेडी नो. क्या कर सकते हैं? इक्वल टू सेल, दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल. तो जितने भी सेल्स हैं, बट हर बार हमें ये प्लस 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 वो करना पड़ेगा. थर्ड ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज दिस ऑप्शन, होम टैब पे ऑटो सम. ऑटो सम पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो वो सम का फंक्शन इंसर्ट हो गया, बट वो रेंज अपने हिसाब से दे देता है. कभी कभी वो सही रेंज सिलेक्ट करता है. सपोज मैं यहाँ पे रख के फिर ऑटो सम पे करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उससे ऊपर वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा. ठीक है. बट अगेन दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट. जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस हैं, उन 3-4 फंक्शंस को यहाँ पे शॉर्टकट में डाला हुआ है. सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन. ठीक है. अगर सबको ये चारों मेथड्स. मैम एक बार थर्ड वाला और बता दीजिए. थर्ड तो कुछ नहीं था, प्लस प्लस ही तो करना था. इक्वल्स टू, सिलेक्ट द सेल, देन प्लस
then select next cell, then plus. ठीक है, so equal to J1 plus J11 plus J12 plus J13 सेल जो भी आपको करना है उसको पे क्लिक करके या एरो की से ले जाके उन्हें ऐड कर दो बस। ओके मैम। किसी को डाउट यहाँ तक कुछ भी? नो। ओके, अच्छा एक और चीज समझेंगे हम, फंक्शंस पे भी वापस आएंगे, उससे पहले एक और चीज समझेंगे। यहाँ पे होम टैब पे एक नंबर ग्रुप है। ये नंबर ग्रुप किस लिए? ये सेल की फॉर्मेटिंग के लिए, कि सेल में जो कंटेंट्स हैं वो किस तरीके के कंटेंट्स हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लाइक ये मेरा इनकम है, तो ये तीनों जो है ये मेरे रुपी में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जनरल से चेंज करके करेंसी का फॉर्मेट दे सकते हैं। जनरल से चेंज करके करेंसी का फॉर्मेट दे सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, डेट का फॉर्मेट, अकाउंटिंग, नंबर, जनरल व्हेन यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक, और परसेंटेज। most commonly used are currency and percentage और general। ठीक है, नंबर के साइड में यहाँ पे मोर अच्छा उससे पहले ये वाले देखो दोनों, ये क्या है? टू इंक्रीज द डेसिमल एंड टू डिक्रीज द डेसिमल। टू इंक्रीज द डेसिमल एंड टू डिक्रीज द डेसिमल। लाइक राइट नाउ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ रही हैं। इफ आई डोंट वांट दैट तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, एक रह गई, एक बार और इस पे क्लिक किया तो एक भी नहीं रही। ठीक है, तो कितनी आपको डेसिमल के बाद प्लेसेस चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एंड द सेम थिंग्स जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, करेंसी, परसेंटेज, वो हमारे ही रेफरेंस के लिए, हमारी ही ईज के लिए यहाँ पे भी हमें दे दिया है। दिस वन इज फॉर करेंसी, दिस वन इज फॉर परसेंटेज। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड और डिटेल्स हमें मिलेंगी नंबर के साइड में जो छोटा सा एरो है। क्या ये भी डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा मेरा? मैम इट्स विजिबल। इट इज विजिबल मैम। ओके ओके, अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? अब जैसे ये करेंसी था तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, हम सिंबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरे में बाय डिफॉल्ट रुपी ही आ रहा है, अगर आपके में भी रुपी आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो आप सर्च कर सकते हो। अगर पुराने वर्जन ऑफ एक्सेल हैं तो उसमें रुपी का सिंबल नहीं होगा तो आप वहाँ पे INR डाल सकते हो। INR इज फॉर इंडियन नेशनल रुपी। ठीक है, सो इफ यू हैव रुपी का सिंबल वेल एंड गुड, इफ यू डोंट हैव देन INR डाल दो। ऑलराइट, डेसिमल प्लेसेस कितनी चाहिए, सिंबल कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड देन नेगेटिव नंबर्स कैसे दिखने चाहिए वो भी आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप, जो लिखा हुआ है ना उसी से समझ में आ जाएगा। लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज कि जो माइनस साइन है वो रुपी के सिंबल से पहले आए और जो वैल्यू है वो ब्लैक में दिखाई दे। सेकेंड ऑप्शन इज कि वैल्यू ही रेड में दिखाई दे, रेड मीन्स नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन इज कि जो नेगेटिव सिंबल है वो आफ्टर रुपी का सिंबल आए। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कि नेगेटिव भी का सिंबल भी दिखे और रेड में भी दिखे। तो किस टाइप की आपको प्रेजेंटेशन चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ किसी और का एक बार ट्राई करके देखना, देख लो। कई बार ना ऐसा होता है जैसे लाइक दिस वन इज डेट फॉर्मेट, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगी तो वो ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट बन जाएगा। सी आई एम जस्ट राइटिंग 65 बट उसको अपने आप ही डेट में कन्वर्ट करके वो ले रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सेल का फॉर्मेट सिलेक्टेड क्या है, डेट। अगर मैं उस सेल का फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ टू जनरल तो वो नंबर दिखाई देगा जो मैंने लिखा था। Number formatting is also clear to everybody? Yes, ma'am. Okay, one more option. यहाँ पे देखो एम्प्लॉइज नेम मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया,
अब वो एम्प्लॉय तो दिख रहा है बट आगे का नेम यहाँ पे नहीं दिख रहा। हाउएवर फॉर्मूलाज टैब में, फॉर्मूला बार में मुझे पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि टेक्स्ट जो भी है वो पूरा फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो वन फॉर्मेटिंग ऑप्शन हियर इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट क्या करता है, आपके टेक्स्ट, आपके सेल साइज को ऐसा एडजस्ट करता है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट वहां पे दिखाई दे, सेम सेल में नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर रिवाइजिंग, डू वी ऑल नो हाउ डू वी इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स? Yes, Do ma'am. we all know how do we delete rows and columns? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These same options are available on Home tab also. Home tab में second last group है Cells group, उसके ऊपर देखो Insert और Delete और Format का option है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी वही Insert, Delete ये सब कुछ कर सकते हो। You want to insert sheet columns. All right. Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट अभी तक, कुछ पूछना है किसी को? No, ma'am. No. Then let's learn one formula today. अभी ना देखो, हमें ना थोड़े से स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज करने हैं, सम, एवरेज वगैरह वगैरह, ऐसे और भी करेंगे सारे, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें हम करेंगे। बट उनके लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, है ना, कुछ नंबर्स होने चाहिए जिनको हम सम करें, जिनकी हम एवरेज निकालें, राइट? तो वो नंबर्स हम कैसे लेकर आएंगे? यूजिंग अनदर फॉर्मूला कॉल्ड RAND, रैंड फॉर रैंडम, RAND फॉर रैंडम नंबर्स। इफ यू वांट टू जनरेट रैंडम नंबर्स तो हम क्या करते हैं? RAND यूज करते हैं। सो इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन होके नीचे क्या दिखाई दे रहा है? आर्ग्यूमेंट में क्या दिख रहा है? क्या है आर्ग्यूमेंट RAND का? क्या इनपुट देना है? क्या दिख रहा है बताओ? सबने लिखा RAND? यस मैम। लिख लिया, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, तो क्या दिख रहा है? क्लोज ब्रैकेट दिखा रहा है। बस क्लोज ब्रैकेट दिखा रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए ही नहीं। आप सिर्फ RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करो, वो अपने आप ही एक रैंडम नंबर दे देगा। ठीक है, अब हम इसको अगर ड्रैग करेंगे तो जितनी बार हम ड्रैग करेंगे उतने रैंडम नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स वो हमें दे देगा। ठीक है, बट दिस फंक्शन गिव्स अस नंबर्स बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 only. All right, and these numbers will change every time you do something on your sheet. Every time you, मतलब कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी कर लो तो ये नंबर चेंज होता जाएगा। यस अनन्या? मैम मैंने वो रैंडम नंबर्स वाला किया तो एक्सेल हेल्प ओपन हो गया, क्लोज कर दो उसे। तो नेक्स्ट टाइम लाइक वो फंक्शन करने पे बार बार ओपन होगा तो उसका कोई इशू तो नहीं है? एक्सेल हेल्प अगर आपने कहीं पे क्लिक किया होगा तभी ओपन होगा, अपने आप नहीं होता। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तब नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर हमें रैंडम नंबर 0 to 1 नहीं चाहिए उसके मिडिल में और कुछ चाहिए तो हम ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं? जैसे कि अगर रैंडम नंबर हमें मिडिल में चाहिए 5 to 6, ओके, तो अगर हम ब्रैकेट में 5, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी कैटेगरी के बीच में चाहिए, जैसे बोला 5 to 6, 500 to 600 के बीच में आपको रैंडम नंबर्स चाहिए, उसके लिए वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला। ठीक है, अभी आएंगे उसकी बात करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 5 और 0 और 1 के बीच में ही देता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है और जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती जाएंगी। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। कहीं आप सिर्फ F2 प्रेस कर दो किसी भी सेल पे, कुछ नहीं करो, आप कहीं पर डबल क्लिक कर दो तो भी ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ठीक है,
ओके, सो आई वाज सेइंग कि अगर हमें कुछ भी आगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन सीखने हैं तो उसके लिए हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो जनरली तो दिस इज वन फॉर्मूला, बट इससे सिर्फ 0 और 1 के बीच में यूज होते हैं। जनरली जो हमें क्वेश्चन बोलता है कि आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं, वो बोलता है विद इन अ लिमिट कि जनरेट 50 रैंडम नंबर्स बिटवीन 100 and 200, जनरेट 100 रैंडम नंबर्स बिटवीन 500 to 1000। तो उसके लिए द फॉर्मूला इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, इक्वल टू रैंड बिटवीन, जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन, और बिटवीन के बाद वो हमें जो आर्ग्यूमेंट है उसमें बोल रहा है बॉटम में, बॉटम एंड टॉप, मतलब लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए और हाईएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, किससे किसके बीच में आपको रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, तो इफ आई गिव से 100 और 200 के बीच में, तो 100 के बाद देखो अभी क्या है, बॉटम हाईलाइटेड है, दैट मीन्स मुझे बॉटम वाला आर्ग्यूमेंट देना था। ऑलराइट, अब मुझे टॉप वाला आर्ग्यूमेंट देना है, तो बॉटम और टॉप के बीच में क्या गिवन है, कॉमा गिवन है, तो हमें भी कॉमा लिखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला में गिवन है हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है। कॉमा गिवन है, हमने कॉमा डाल दिया, टॉप में हम डाल देंगे 200 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यू विल गेट अ वैल्यू which will be between 100 and 200। ठीक है, now if you want कितनी से 50 वैल्यूज, तो आप क्या करोगे, इसे 10 नीचे तक ड्रैग कर दो, 5 राइट तक ड्रैग कर दो, और 10 राइट तक 5 नीचे, विच एवर वे यू लाइक। ठीक है, तो इससे क्या आ गया हमारे पास 50 random numbers between 100 and 200। All right? यस मैम। मैम नहीं हुआ। क्या, कहाँ से नहीं हुआ बताओ? मैम नंबर्स ही नहीं आए। इक्वल टू रैंड बिटवीन वाले से नहीं आए, या रैंड से भी नहीं आए? रैंड से तो आ गए थे, रैंड बिटवीन वाले से नहीं आए। प्रॉपरली लिखा है, इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन लिखा है, तो नीचे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें? अगर नहीं दिखाई दे रहा दैट मीन्स तुमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है। अच्छा, another thing, whenever you start typing a formula equal to rand between, तो ये ना नीचे ये आ भी जाता है, तो आपको अगर करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली योर विश। आप पूरा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ अनन्या, आ गया अब? नो मैम नहीं आया। अच्छा, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, देन आई विल गाइड यू। एंड या क्लास इज ओवर, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे का कल सीखेंगे। थैंक यू, सी यू पीपल टुमारो, नोबडी विल गेट टुडेज अटेंडेंस। या अनन्या, शेयर योर स्क्रीन, प्लीज लीव द क्लास एवरीबडी। Ma'am, is it visible? Not yet. हाँ, अब दिखाओ। मैम ने डाला था यहाँ पे। बैक स्पेस करो 120, पूरा नहीं पूरा राइट वाले जो क्लोजिंग ब्रैकेट था, फिर बैक स्पेस करो, बैक स्पेस करो, फिर से करो। अब हो गया, ये पहले नहीं हो रहा था सेम। कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। Excuse me, ma'am. Ma'am, I want to ask something regarding the assignment of Hello? Ma'am, how much length we have to make, like how many pages? For which assignment? For PPT.
बेटा पीपीटी में पेजेस तो होते ही नहीं है. Means slides. Minimum 3. And maximum? As many as you want. If you think your topic is very interesting and you want everybody to understand it and you want to go on for 15 slides also, I'm fine with it. And ma'am, what should we include? Like compulsory, it should be there. Whatever we have covered in PowerPoint. Okay, ma'am. And I've told this thing many a times. Use pictures, use pictorial representation of data, of text. Do not write everything on slides. Do not give definitions on slides. Everything should be, the text should be as minimum as possible. Okay, ma'am. Thank you. Any other question? Or shall we end the class? Thank you, ma'am. Thank you.